हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 14 तारीख तक की। विदेश मंत्रालय का वीज़ा विषय पर बयान। कहा, वीज़ा देना एक आंतरिक मामला, दुष्प्रचार फैला रहा कनाडा का मीडिया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के कुछ लोगों को भारतीय वीज़ा नहीं दिए जाने से जुड़ी रिपोर्ट पर कहा है कि यह किसी भी देश का संप्रभु अधिकार है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट को प्रचार का हिस्सा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि हमने कई मौकों में ऐसी रिपोर्ट देखी है। यह कनाडाई मीडिया की ओर से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान का एक और उदाहरण है। यह बदनाम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वीज़ा के निर्णय लेने का किसी भी देश का संप्रभु अधिकार है। किसे वीज़ा देना है ये आंतरिक मामला है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह तय करना हमारा वैध अधिकार है कि वीज़ा दिया जाए या नहीं, खासकर हमारे खिलाफ बोलने और हमें बदनाम करने की कोशिश करने वालों। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची। वित्त मंत्री समेत देश की ये 3 महिलाएं शामिल। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। फोर्ब्स की 21वीं भारतीय महिलाओं के नाम हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह हैं। सूची में उद्योग, मनोरंजन, राजनीतिक, समाज सेवा और नीति नियोक्ताओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की इस सूची में 28वें स्थान पर हैं। निर्मला सीतारमण ने मई 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री का पद संभाला था और उसके बाद से लगातार इस अहम पद पर बनी हुई हैं। निर्मला सीतारमण पर भारत के तेज आर्थिक विकास को बनाए रखने की जिम्मेदारी है और उनके नेतृत्व में भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर है। सीतारमण महिला सशक्तिकरण को लेकर मुखर रही हैं। वह राजनीति में आने से पहले ब्रिटेन की एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन और BBC वर्ल्ड के साथ जुड़ी रहीं। सभापति के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ संसद में गतिरोध। जगदीप धनखड़ ने कहा, किसान का बेटा हूं, देश के लिए मर मिट जाऊंगा। राज्यसभा के सभापति अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बने गतिरोध के कारण शुक्रवार को भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सभापति और सदन में विपक्षी खूब कहासुनी हुई। सभापति के खिलाफ चल रहा है अभियान। मीडिया में चल रहे अभियान पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज कहा, दिन रात केवल मेरे खिलाफ अभियान चल रहा है। यह अभियान मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरी श्रेणी के खिलाफ है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से पीड़ा है कि मुख्य विपक्षी दल ने सभापति के खिलाफ एक तीव्र अभियान चला रखा है। उन्हें मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वे संवैधानिक प्रावधानों से विचलित हो रहे हैं। मैंने सार्वजनिक में जो कुछ भी चलाया जा रहा है उसका अध्ययन कर लिया है। हम संविधान का पालन क्यों नहीं कर सकते? आपने नोटिस दिया जिसे हमने प्राप्त किया। आपने अपने प्रेस सम्मेलन में पूछा कि नोटिस का क्या हुआ, यह इंगित करते हुए कि सभापति नोटिस पर बैठे हुए हैं। कानून को पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया है, 14 दिन के बाद आएगा। आपने एक अभियान शुरू कर दिया है। डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान वैश्विक संगठन में शामिल। यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन ने 12 दिसंबर 2024 को EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क के सबसे नए सदस्यों के रूप में जीव वैज्ञानिकों के चयन की घोषणा की। 11 नए EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर में से 5 भारत में स्थित हैं और उनमें से 2 क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद से हैं। डॉक्टर कौशल और डॉक्टर मोतियानी जनवरी 2025 से अपना शोध कार्य प्रारंभ करेंगे। RCA में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी को EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में चुना गया है। डॉक्टर प्रेम कौशल का शोध रोगजनक सूक्ष्म जीवों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एंटामायोहिस्टोलिटिका में प्रोटीन संश्लेषण पर केंद्रित है, जबकि डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी का शोध त्वचा
रंजकता में कैल्शियम संचलित इंटर ऑर्गेनल स्ट्रोक की भूमिका को समझने पर केंद्रित है। EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क चिली, भारत, सिंगापुर, ताइवान में युवा समूह के प्रमुखों का समर्थन करता है। नए वैश्विक अन्वेषणकर्ता लगभग 800 वर्तमान और पूर्व EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर युवा अन्वेषणकर्ता इंस्टॉलेशन गारंटियों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनेंगे और जनवरी 2025 से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। भारत ने हासिल की एयर मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की क्षमता। तकनीक, दूरी बढ़ाने की तकनीक। भारत ने में मार करने वाली मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट का अंतिम परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। स्वदेशी रूप से विकसित यह तकनीक भारत को लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में मदद करेगी। मिसाइल का अंतिम प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा। DRDO के मुताबिक सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट प्रणोदन आधारित मिसाइल प्रणाली का अंतिम प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है। ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए परीक्षण में इस्तेमाल की गई जटिल मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। ITR में तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंट्स ने इस प्रणाली के सफल प्रदर्शन को पुष्ट किया। SFDR को हैदराबाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने DRDO की प्रयोगशालाओं जैसे हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र, इमारत और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया है। मिसाइल का ग्राउंड आधारित परीक्षण 2017 में शुरू हुआ था। SFDR का 2013 में शुरू हुआ और वास्तविक प्रदर्शन शुरू करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय की गई। मिसाइल का ग्राउंड आधारित परीक्षण 2017 में शुरू हुआ था। सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट का पहला परीक्षण 30 मई 2018 को किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए शुक्रवार को प्रयागराज में 5,500 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इसमें प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड, ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़क जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 2025 के लिए आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और प्रयागराज में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड, ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट या रिवर फ्रंट जैसी सड़कें, विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप PM मोदी ने गंगा नदी तक जाने वाले छोटे नालों के अवरोधन, टैपिंग, डायवर्जन और उपचार की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। PM मोदी ने प्रमुख मंदिर गलियारों का उद्घाटन किया, जिसमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, शृंगवेश्वर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल हैं। ये परियोजनाएं भक्तों की आवाजाही में आसानी को सुनिश्चित करेंगी और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी। PM मोदी 15 दिसंबर को करेंगे मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। PM मोदी 14 दिसंबर को दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्य सचिवों का सम्मेलन PM के सहकारी समाज को मजबूत करने और त्वरित विकास एवं प्रगति हासिल करने की दिशा में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले 3 वर्षों से हर वर्ष आयोजित यह सम्मेलन पिछले 3 वर्षों से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। पहला मुख्य सचिव सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरा और तीसरा सम्मेलन क्रमशः जनवरी 2023, दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में किया गया था। राज्यों के साथ भागीदारी में एक साझा विकास एजेंडा 13 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में एक साझा विकास एजेंडा और सुसंगत के लिए प्रारूप तैयार करने और उसे लागू करने पर बल दिया जाएगा। यह उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल पहलों को बढ़ाने और ग्रामीण एवं शहरी दोनों आबादी के लिए स्थायी रोजगार के अवसरों को सृजन करते हुए भारत के जनसंख्या के लाभांश का दोहन करने हेतु सहयोगी कार्यवाही के लिए आधार तैयार करेगा।
केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, नीति आयोग, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच व्यापक विचार विमर्श के आधार पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, जनसंख्याई लाभांश का लाभ उठाना विषय पर केंद्रित होगा, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसरण करने हेतु सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में भारत की इंडस्ट्रियल वृद्धि दर बढ़ेगी, महंगाई में आएगी कमी। रिपोर्ट। भारत में इंडस्ट्रियल गतिविधियों में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह उपभोग में इजाफा और निर्यात में वृद्धि होना एवं महंगाई में कमी आना है। यह जानकारी क्रिसिल द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। इस साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार। रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक अधिक महंगाई दर, बढ़ी हुई ब्याज दरों ने क्रेडिट वृद्धि दर को कम किया है, साथ ही इससे उपभोग रिकवरी भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में आगे कहा गया कि खाद्य महंगाई में कमी के संकेत मिले हैं, इसके कारण उपभोग बढ़ने की उम्मीद है और इस साल कृषि उत्पादन अच्छा होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। दूसरी छमाही में सरकारी पूंजीगत व्यय में सुधार की उम्मीद। रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची ब्याज दरों के कारण शहरी अर्थव्यवस्था को कर्ज वृद्धि से मिलने वाले समर्थन में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कम व्यय का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर मध्यम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सरकारी पूंजीगत व्यय में सुधार की उम्मीद है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में विकास दर धीमी रहने की संभावना है। निवेश की गति को बनाए रखने के लिए निजी निवेश में पुनरुद्धार काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत में कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्केट 2033 तक 2% CAGR बढ़ेगा। रिपोर्ट। भारत में ऑन्कोलॉजी टेस्ट मार्केट, कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्केट 2033 तक लगभग 2% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। शुक्रवार को आई डाटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट के अनुसार देश में कैंसर के मामलों मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव, पर्यावरणीय कारकों और बढ़ती उम्र की आबादी के कारण देखी जा रही है। देश में कैंसर एक सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा बड़ा बोझ है। दरअसल भारत में कैंसर एक सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा बड़ा बोझ है, जिससे एडवांस ऑन्कोलॉजी निदान और उपचार सेवाओं की मांग बढ़ रही है। हर साल 1 मिलियन से अधिक नए मामलों का निदान किया जाता है और हर साल लगभग 9 लाख मौतें दर्ज की जाती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 2024 में भारत एशिया प्रशांत ऑन्कोलॉजी टेस्ट मार्केट का 3% से अधिक हिस्सा होगा, लेकिन इनोवेटिव समाधान विकसित करने और कटिंग एज रिसर्च का समर्थन करने के प्रयासों में तेजी लाकर देश अपनी आबादी और वैश्विक समुदायों दोनों की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को तेजी से संबोधित करने की आकांक्षा रखता है। भारत में ऑन्कोलॉजी टेस्ट में कई चुनौतियां। ग्लोबल डाटा में चिकित्सा उपकरण विश्लेषक श्रेया जैन ने कहा, भारत में ऑन्कोलॉजी टेस्ट को पहुंच, सामर्थ्य और तकनीकी अपनाने से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता के कारण AI असिस्टेड निदान जैसी कई नई अप्रोच का अपनाना और इंटीग्रेटेड करना सटीक चिकित्सा थेरेपी को लेकर समस्या बनी हुई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति येओल के खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव नेशनल असेंबली पेश। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में शुक्रवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर आगामी सत्र में मतदान होगा। येओल को इससे पहले मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा पर भी महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। इस पर रविवार को हुए मतदान में वह विपक्ष को शिकस्त देने में सफल रहे। द कोरिया टाइम्स के अनुसार मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया ने इस प्रस्ताव पर आगामी पूर्ण सत्र में शाम 5 बजे मतदान कराने की योजना बनाई है। कानून के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटे के बीच मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। गुजरात के नाडियाड में 14 दिसंबर से शुरू होगी दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गुजरात के नाडियाड में आयोजित होगी। इससे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन और गुजरात की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब इस वार्षिक खेल का आयोजन दिल्ली के बाहर होने जा रहा है।
दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 19 राज्यों के 175 दृष्टिबाधित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें गुजरात से 28 खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें कुल 53 खेल आयोजनों में प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें 100 मीटर और 200 मीटर दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, शॉट पुट, भाला फेंक, फुटबॉल, जूडो और कबड्डी जैसे खेल शामिल हैं। यह प्रतियोगिता 3 श्रेणियों T11, T12, T13 में आयोजित होगी, जो खिलाड़ियों की नेत्रहीनता की स्थिति पर आधारित है। महाराष्ट्र में नौसेना की पहल संपर्क का चौथा संस्करण 16 दिसंबर को किया जाएगा लॉन्च। संपर्क पहल के चौथे संस्करण को 16 दिसंबर 2024 से महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों को कवर करते हुए लॉन्च किया जा रहा है। संपर्क ECHS नौसेना की जुड़ाव संबंधी एक पहल है। यह नौसेना के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं वीर नारियों तथा उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के प्रति भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जुड़ाव संबंधी यह पहल सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए एक ऐसे मंच के रूप में काम करेगी जो उन्हें नौसेना के उन अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगी जो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा ECHS के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में आने वाली किसी भी समस्या में उनकी सहायता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार संपर्क 4.0 के तहत एक अधिकारी एवं 5 नाविकों की एक टीम महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में 10 दिनों की यात्रा करेगी और ठाणे, नासिक यानी कि देवलाली, औरंगाबाद, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे में स्थित प्रत्येक ECHS पॉलिटेक्निक्स में संवादात्मक और सारगर्भित सत्र का आयोजन करेगी। भारत और अर्मेनिया के बीच दूसरी त्रिपक्षीय बैठक संपन्न, क्षेत्रीय सहयोग और विकास पर हुई चर्चा। भारत, ईरान और अर्मेनिया के बीच दूसरी त्रिपक्षीय बैठक बीते गुरुवार को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान तीनों देशों ने कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को लेकर गहन चर्चा की। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह ने बातचीत का नेतृत्व किया। वहीं ईरान का प्रतिनिधित्व दक्षिण एशिया डिवीज़न के महानिदेशक हाशिम आजशा जादे ने किया, जबकि अर्मेनिया की ओर से विदेश मंत्रालय के एशिया प्रशांत विभाग की प्रमुख अनाहित कार्पेटियन शामिल हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों द्वारा व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के तहत सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया और चबाहार बंदरगाह के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भारत के गुकेश बने सबसे युवा शतरंज वर्ल्ड चैंपियन, चीनी खिलाड़ी को हराकर रचा इतिहास। 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर D गुकेश ने आज गुरुवार को सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन के मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5 से 6.5 के अंतर से हराया और इसी के साथ ही गुकेश विश्व के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्पोरोव ने 22 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। गुकेश ने 14वें और निर्णायक गेम में जीत दर्ज कर यह खिताब अपने नाम कर लिया। 25 नवंबर को शुरू हुए फाइनल में दोनों खिलाड़ियों ने 13 गेम खेले, जिनमें स्कोर 6.5 से 6.5 की बराबरी पर था। 14वें गेम में गुकेश ने शानदार खेल दिखाया और 1 पॉइंट की बढ़त के साथ जीत हासिल की। भारत के दूसरे वर्ल्ड चैंपियन बने गुकेश भारत के दूसरे वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। उनसे पहले 2012 में विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब जीता था। 17 साल की उम्र में गुकेश ने 5 कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट भी जीता था, जिससे उन्हें इस चैंपियनशिप में जगह मिली। फाइनल के 11वें गेम के बाद गुकेश 6-5 से आगे थे। हालांकि डिंग लिरेन ने 12वें गेम में वापसी की और स्कोर बराबर कर लिया। 13वें गेम में मुकाबला ड्रॉ रहा। आखिरी गेम में गुकेश ने को मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के 138 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में एशियाई खिलाड़ी आमने सामने थे। खिताब जीतने पर गुकेश को 20.86 करोड़ रुपए का इनाम मिला। सुप्रीम कोर्ट अब मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होने तक कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगा।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र का जवाब आने तक हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप जवाब दायर कीजिए और सभी पक्षकारों को उसकी कॉपी उपलब्ध कराइए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दल CPIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आह्वाड़, RJD के सांसद मनोज कुमार झा, सांसद थोल त्रुमालवन के अलावा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में आज गुरुवार को सुप्रबल जन सेवाश्री जनरल अशोक राज सिकदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। नेपाली सेना के प्रमुख हैं अशोक राज सिकदेल। अशोक राज सिकदेल नेपाली सेना के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में अशोक राज सिकदेल को उनकी सराहनीय सैन्य शक्ति और भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और बढ़ावा देने में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। 11 से 14 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर हैं नेपाल के सेनाध्यक्ष। नेपाल के सेनाध्यक्ष सुप्रबल जन सेवाश्री जनरल अशोक राज सिकदेल 11 से 14 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर हैं। जनरल अशोक राज सिकदेल की यात्रा का उद्देश्य भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग सुदृढ़ करना और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है। फेक न्यूज़ पर सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कारण पैदा हुई चुनौतियां और फेक न्यूज़ का फैलाना वैश्विक चिंता का विषय है। भारत डिबेट और जिम्मेदार इनोवेशन के जरिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को दिया। मजबूत कानून बनाने पर दिया बल। संसद को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उभरते हुए AI परिदृश्य से उत्पन्न हुई चुनौतियों, सोशल मीडिया की जवाबदेही और मजबूत कानून की आवश्यकता के बारे में बताया। मंत्री ने फेक न्यूज़ से निपटने और डिजिटल युग में सटीक विवरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया को लेकर बहस करने की जरूरत। वैश्णव ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही है। इसमें सोशल मीडिया की जवाबदेही, विशेष रूप से फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव बनाना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जहां एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और दूसरी तरफ जवाबदेही एवं रियल न्यूज़ नेटवर्क है। इन पर बहस की ज़रूरत है और अगर सदन मत सहमत है और अगर पूरे समाज में आम सहमति है तो हम नया कानून बना सकते हैं। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।